RSM SSB कंप्यूटर 2018 का पेपर का सॉल्यूशन देख रहे हैं। पार्ट 3 है, क्वेश्चन नंबर 51 से 75। और इसके साथ पार्ट 1 एंड 2 की लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से देख लेना। कोर्स की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है एएस कंप्यूटर के लिए, तो आप प्रॉपर तरीके से उससे कंप्लीट पार्ट वी के सिलेबस को कवर कर सकते हो। अब इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि हैज़ 255.255.0.0 डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क किसका है, किस क्लास का है। तो मैं यहाँ पर प्रॉपर आपको समझाऊंगा नहीं कि ये है क्या, वो मैंने थ्योरी में समझाया हुआ है, बट सिमिलर क्वेश्चन अगर आपको मिलता है तो आप आंसर कर सकते हो। देखो क्लास ए की बात करें तो आपको ध्यान रखना है ए फर्स्ट नंबर पे आता है तो ओनली 255 एक बार आएगा, बाकी 3 बार 0 आएगा। 4 का ब्लैंक होता है तो 3 बार क्या आ जाएगा, 0। बी की बात करें तो 2 बार 255 आ जाएगा, तो इसका रियल आंसर क्या हो जाएगा, एक्चुअल में वो क्लास बी हो जाएगा। अब सी की बात करते हैं तो सी में 3 बार जो है 255 आ जाएगा, 255.255.255.0। क्लास डी में कोई भी सबनेट मास्क नहीं होता है, नॉट हैव एनी सबनेट मास्क। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ से क्लियर हो गई। अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है क्लास ए, क्लास डी या क्लास सी के रिगार्डिंग तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें क्लास जो क्वेश्चन 52 है वो आपके जीके का है, हम ओनली पार्ट बी को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन सही नहीं है। आपको ये बताना है जितनी भी एजेंसीज यहाँ लिखी हुई हैं क्या उनका एक्चुअल वर्क है, वो किस चीज़ को प्रमोट करती हैं। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है तो इट मीन्स वो सही कॉम्बिनेशन है, नहीं लिखा हुआ तो वो आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो रूडा, रूडा से पहले बात कर लेते हैं रीको की। रीको ऐसी एजेंसी है जो इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करती है। तो एन एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द स्टेट, किसी स्टेट में, जैसे राजस्थान के लिए है। राशि को क्या, राशि को का काम भी सेम इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना, बट ये क्या करती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को असिस्ट करती है, उनके लिए मार्केटिंग वगैरह करना, ये सारी चीज़ों में। इसके बाद आर एफ एस, तो आर एफ सी, आर एफ सी में एफ है, एफ मतलब फाइनेंस, फाइनेंस है तो ये फाइनेंशियल असिस्टेंट देती है कितने तक, 20 करोड़ तक। तो यहाँ तक ये बात क्लियर होगी, हो सकता है आपको इसमें से कोई डाउट आ जाए। अब देखो रूडा की आपको फुल फॉर्म पता होना बहुत ज़रूरी है। रूडा की फुल फॉर्म होती है राजस्थान नॉन फार्मिंग, सॉरी रूरल, रूरल नॉन फार्मिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये रूडा की फुल फॉर्म है। अब इसमें देखो रूरल आ रहा है तो डेफिनेटली अर्बन वाला तो केस होगा नहीं, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। इसका मतलब राइट आंसर क्या है इसका, यही है। आप क्या है गूगल पर सर्च करते हो और ये देखो कि भाई रूडा की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको एक और दिखेगी, राजकोट अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी दिखेगी। ठीक है, डेवलपमेंट अथॉरिटी। लेकिन इसका आंसर आप ये मत कर देना कि ये अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, नहीं, क्योंकि ये पेपर राजस्थान का है, राजस्थान का इसमें पार्ट आ रहा है, तो जितना भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो राजस्थान के करस्पॉन्ड ही होंगे। तो आपको ध्यान रखना है, आर से राजकोट मत कर देना है इसका। इससे आर से क्या होगा, ये आर रूडा जो है वो क्या होगी, एक नॉन फार्मिंग सेक्टर के लिए एक एजेंसी है, उसको प्रमोट करने के लिए, किस में, रूरल सेक्टर में। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो इसका एक्चुअल आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रूडा, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, रूरल नॉन फार्मिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 हमने पढ़ लिया था थ्योरी में। द नेशनल इनकम एस्टिमेशन इन इंडिया इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना, तो वो है सीएसओ की, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। अभी वर्तमान में किसके अंडर आती है, एमओएसपीआई के अंडर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर में। इसके बाद नेक्स्ट इसमें देखते हैं, पहली बार राष्ट्रीय नेशनल जो है पर्सनल इनकम का जो कैलकुलेशन किया था वो किसने किया था, दादा भाई नेहरू जी ने। और वो कितनी आई थी वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। विच फोक इंस्ट्रूमेंट ऑफ राजस्थान इज़ आल्सो नोन एज द यूज हाफ, ये आपके राजस्थान का क्वेश्चन है पार्ट ए का, तो पार्ट बी डिस्कस करेंगे, ओनली पार्ट ए को छोड़ देना, आप अपने से कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवी हैज़ वॉन बेस्ट पिक्चर इन ऑस्कर 2018, 2018 में ऑस्कर में बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसे मिला था। तो ये 2018 की बात है, अभी प्रेजेंट में चल रहा है 2021, आपका 2021 में पेपर होगा, तो 2021 के अकॉर्डिंग आंसर है नॉमलैंड, नॉमलैंड को बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि व्हाट वाज द टोटल रोड लेंथ इन राजस्थान अप टू मार्च 2017। देखो मार्च 2017 में बात कर रहा है और अभी प्रेजेंट में 2021 चल रहा है, तो मार्च 2021 तक का जो रिपोर्ट आई है, मार्च 2021 तक की, उसके अकॉर्डिंग लगभग 3 लाख है,
ऑलमोस्ट 3 लाख किलोमीटर। एग्जैक्ट तो नहीं है बट 3 लाख से अब भी आप आंसर कर रहे हैं, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है, उस टाइम पर ये था, बट अभी प्रेजेंट में 3 लाख के समथिंग है, तो यही आपका आंसर होगा अगर आपसे क्वेश्चन सिमिलर वे में पूछा जाता है। इसमें सभी तरह के हाईवे, सभी तरह की रोड्स कनेक्ट जो है कंसीडर की गई हैं। इन 2011 द परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन इन राजस्थान वाज, एंड 2011 में राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना। देखो अर्बन का जो परसेंटेज था वो था 24.9, बचा रूरल का कितना हो जाएगा 75.1। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, इन ए टाइम सीरीज सीजनल वेरिएशन कैन अकर विद इन ए पीरियड ऑफ, यानी काल श्रेणी में मौसमी उच्चावचन की अवधि के अंतर्गत उत्पन्न हो सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन आपको यहाँ पर एक वर्ड दिखा है सीजनल वेरिएशन एंड विद इन ए पीरियड ऑफ, किस टाइम के अंतर्गत। तो आपने देखा भाई 6 महीने से 1 साल के बीच में जो टाइम पीरियड होता है वो सीजनल वेरिएशन के लिए होता है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 ईयर, एंड मोर देन 1 ईयर के लिए और अप टू 5 ईयर तक के लिए वो होता है साइक्लिक वेरिएशन। लेकिन अगर लॉन्ग टाइम के लिए चल रहा है तो वो होता है ट्रेंड, और अचानक से कोई आ जाए शॉर्ट टर्म ऑफ टाइम के लिए तो वो हो जाएगा इर्रेगुलर। ये 4 मैंने आपको बताए थे, 4 तरह के टाइम सीरीज इसमें वेरिएशंस होते हैं। इसका आंसर 1 ईयर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक रिव्यू 2017-18 द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ राजस्थान ओके एट कांस्टेंट 2011-12 प्राइसेस इन 2016-17 वाज, यानी कि जीडीपी के आधार पर पूछ रहा वो भी राज्य में आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार कि कृषि का योगदान कितना परसेंट था। देखो ये 2017-18 का इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रहा है, हम बात कर लेंगे 2020-21 के जो अभी करंट वाले इकोनॉमिक सर्वे है जिससे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग एक तो है 2011 में यानी कि स्थिर कीमत पर, नहीं 2011 बारे में, और एक है करंट पर। इसमें कृषि की बात करते हैं, एक तो है एग्रीकल्चर, 3 सेक्टर होते हैं एग्रीकल्चर, एक होता है इंडस्ट्री का, एक होता है सर्विस सेक्टर। तो 2011-12 के अनुसार एग्रीकल्चर सेक्टर था वो था 29.45% का इसमें योगदान था, जो बढ़कर कितना हो गया 29.77 हो गया। इंडस्ट्री में 28.15 था, जो घटकर कितना हो गया, चूंकि देखो कोरोना का टाइम था, कोविड का टाइम था, तो इस टाइम पर क्या हो गई इंडस्ट्री बंद हो गई, तो इनका जो परसेंटेज था कंट्रीब्यूशन था वो कम हो गया 24.8 हो गया। इसके बाद सर्विस सेक्टर रहा, कोविड में सर्विस डेफिनेटली और बढ़ गई थी, तो 42.4 से ये जो करंट में सर्विस सेक्टर का परसेंटेज था वो हो गया था 45.43, ये है 42.40। ये आपको ध्यान रखना है तीनों चीज़ें, स्थिर कीमत पर और करंट पर क्या क्या है, तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग आप आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, ये आपके पार्ट ए का क्वेश्चन है। 62 जो है 62 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62, द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न और लाइकली टू बी बॉर्न। देखो ये कह रहा है बॉर्न और लाइकली टू बी बॉर्न, मतलब पैदा हुए या हो सकते हैं पैदा, टू ए वुमेन इन हर लाइफ टाइम if she were subject to the prevailing rate of age specific fertility in the population is known as। देखो यहाँ पर बात कर रहा है फर्टिलिटी की, जैसे ही आपने वर्ड देखा सीधा सीधा इसका आंसर कर देना, ये कौन सी रेट हो जाएगी, टोटल फर्टिलिटी रेट हो जाएगी। यहाँ पर हिंदी में दे रखा ओवरता, तो सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे इस पेपर में जहाँ आप क्वेश्चन को देख के डायरेक्ट आंसर टेक कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत का सेंट्रल बैंक है पहली बात तो, और इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, तो ये हुआ 1 अप्रैल 1935 को। इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, द नंबर ऑफ डेथ अंडर 1 ईयर ऑफ एज पर 1000 लाइव बर्थ अकरिंग इन ए गिवन जियोग्राफिकल एरिया ड्यूरिंग ए गिवन ईयर इज नोन एज। ये कह रहा है कि एक दिए गए भौगोलिक क्षेत्र में एक वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्मित शिशुओं में से 1 वर्ष या इससे कम आयु में मर गए शिशुओं की संख्या। देखो यहाँ बात कर रहा है शिशुओं की बात कर रहा है, तो जो है मातृ मृत्यु दर तो नहीं होगा, इसके बाद बर्थ रेट है ये नहीं होगा, ये बात कर रहा है किसकी, मृत्यु की,
एक डेथ रेट और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बच गया। डेथ रेट तो सभी की कंसीडर होती है तो ये भी नहीं होगा। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट में क्या होगा, शिशु मृत्यु दर जो है, शिशु जो 1 साल या 1 साल से कम के होते हैं, अगर वो प्रति 1000 जीवित जन्म पर उनके मरने वालों की संख्या देखें तो उस दर को हम बोलेंगे शिशु मृत्यु दर, यानी कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। और जो वर्तमान में कितनी है, 37 है, अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन 2020-21 के इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर। अब इसके बाद यहाँ पर जो मैटरनल मोर्टालिटी रेट है ये कितनी है, ये 164 है। 164 ये देखी जाती है पर लाख लाइव बर्थ पर, 164। ओके, ये 37 है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट 37, और मैटरनल मोर्टालिटी रेट वो है 164। बर्थ रेट है 24 एंड डेथ रेट है 5.9। ये आपको ध्यान रखना है, सभी आंकड़े जितने भी यहाँ पर मैंने मेंशन किए हुए हैं। अब इसके बाद अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई बर्थ रेट जो है वो किस पर कैलकुलेट की जाती है, तो वो कैलकुलेट की जाती है 1000 पॉपुलेशन पर। सेम डेथ रेट भी 1000 पॉपुलेशन पर कैलकुलेट की जाती है, लेकिन इन्फेंट मोर्टालिटी रेट 1000 लाइव बर्थ पर कैलकुलेट की जाती है। वहीं मैटरनल मोर्टालिटी रेट जो है वो 1 लाख लाइव बर्थ पर कैलकुलेट की जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है। ओके, सारे पॉइंट आप नोट कर लेना, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो जितने पॉइंट आसपास कवर हो रहे हैं मैं सभी को करा के चल रहा हूँ। ये आपके क्वेश्चन पार्ट ए से ही है। दक्षिण कोरिया ने वार्षिक सैन्य अभ्यास, ये उस टाइम का क्वेश्चन है। ओके, लाकड़ा वाला फॉर्मूला संबंधित, देखो लाकड़ा वाला है यानी लकड़ी से, आप इसको कनेक्ट कर सकते हो पॉवर्टी लाइन से या गरीबी रेखा से। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 67, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट डेटा इज अलाइंड इन ए सेल, यानी कि जो टेस्ट डेटा है वो किस साइड अलाइन होता है, राइट में अलाइन होता है, सेंटर में होता है, लेफ्ट में होता है, या फिर हमें जस्टिफाई करना पड़ता है, यानी कि हमें बताना पड़ता है कि ये कहाँ अलाइन हो। हर बार नहीं पूछता वो, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ अलाइन होता है ये पूछ रहा है कि पहले से ही कहाँ होता है, तो वो होता है लेफ्ट में। ये ध्यान रखना आपको, ये बात कर रहा है टेस्ट डेटा की, लेकिन अगर आपसे नंबर की पूछा जाए तो वो राइट अलाइन होता है। नंबर अगर आपसे पूछा जाएगा, यानी कि अगर किसी सेल में आप नंबर लिखते हो तो वो राइट में अलाइंड होते हैं, यानी कि जो बॉक्स है उसमें जब लिखोगे तो राइट साइड वो सेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप कोई वर्ड लिख रहे हो, लाइक अनमोल लिख रहे हो, तो अनमोल यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, अनमोल इस तरह से लिखा जाएगा। लेकिन आप वन अनमोल लिख रहे हो तो वन अनमोल आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा सेल में। ओके, इन दोनों फ़र्क देख रहे हो, ये टेक्स्ट है और ये जो है नंबर डेटा है। अब इसके बाद ये चीज़ हो गई, ये लेफ़्ट अलाइंड है, ये राइट अलाइंड है। टेक्स्ट का पूछा है, लेफ़्ट अलाइंड हो जाएगा। सेंटर में कुछ नहीं आता, सेंटर में आपको खुद से करना पड़ता है, जस्टिफाई करना पड़ता है। जस्टिफाई का मतलब ये हो गया कि आप कहाँ करना चाहते हो उसको। ये क्वेश्चन आपके राजस्थान में कवर हो जाएगा, राजस्थान का पार्ट ए का क्वेश्चन है, देख लेना 2021 के अकॉर्डिंग। इफ़ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर इज पॉजिटिव बिटवीन द टू वेरिएबल वी मे से दैट एक्स और वाई में सहसंबंध गुणांक धनात्मक होता है, तो हम कह सकते हैं। देखो इस क्वेश्चन का आंसर आप लॉजिकली कर सकते थे। कैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है बोथ द वेरिएबल मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, इट मीन्स अगर एक्स जो है बढ़ेगा तो वाई घटेगा, और अगर एक्स घटता है तो वाई बढ़ेगा। इसके बाद ऑप्शन बी कह रहा है कि एक्स बढ़ेगा तो वाई बढ़ेगा, और एक्स घटेगा तो वाई घटेगा, ये ऑप्शन थर्ड कह रहा है। यहाँ देख रहे हो इन दोनों का मतलब सिंपल सा है कि एक्स के साथ सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कौन, वाई। एक्स एंड वाई दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब ऑप्शन या तो बी और सी दोनों एक साथ हो सकते हैं, या फिर ऑप्शन ए एक साथ हो सकता है। तो ये आपको पता लग गया होगा कि अगर मुझे ऑप्शन लगाना है तो या तो ए होगा या फिर बी और सी एक साथ, जो ऑप्शन डी है वो होगा। कोई एक ऑप्शन इसमें से बी या फिर सी नहीं होगा। ये चीज़ आपको समझ लेनी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको ऐसे मिलेंगे दूसरे एग्जाम में भी साथ में, कि आप वहाँ अच्छे से एलिमिनेट कर सकते हो। अब देखो इसके साथ इसने बोला पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो सिंपल सी है, जैसे y इक्वल टू एम एक्स प्लस के सी होता है, वैसे ही सेम इस कोरिलेशन का जो कोरिलेशन फंक्शन है उसका भी सेम इक्वेशन कुछ इस तरह से होती है। अगर ये पॉजिटिव होगा इट मीन्स क्या है, ये दोनों सेम डायरेक्शन की तरफ मूव कर देंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन अगर ये नेगेटिव होता, ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है नेगेटिव होता, तो उस कंडीशन में क्या होता कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते। ये मैंने प्रॉपर्ली समझाया हुआ है कोरिलेशन के चैप्टर में। अब इसके साथ एक चीज़ और देखो, आपसे ये पूछा जाए ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, इसकी जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, तो सिंपल सी बात है -1 to +1 इसकी लिमिट होती है। ये आपको ध्यान रखना है, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इससे आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70।
विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ मनी सप्लाई इज नोन एज ब्रॉड मनी। देखो सेम क्वेश्चन ही आपको इससे पहले वाले पार्ट में मैंने देखने को मिला था, सेम पेपर में, बस उसमें फ़र्क ये था कि नैरो मनी के बारे में वो पूछ रहा था। 4 तरह के हमने पढ़ी थी मुद्राएं, M1, M2, M3 एंड M4। इसमें ये वाले हैं स्टार्टिंग के 2, ये है नैरो मनी, और लास्ट के 2 हैं ये हैं ब्रॉड मनी। ब्रॉड मनी में भी सबसे ज़्यादा यूज़ आने वाला वो है M3। तो जब भी आप ब्रॉड मनी को आंसर करोगे तो ध्यान रखना है आपको, आप M3 आंसर करोगे। प्रॉपर्ली मैंने लेक्चर में समझाया हुआ है ये। और नैरो मनी में आपसे पूछा जाए तो नैरो मनी में आप M2 को आंसर करोगे। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, ये आपके पार्ट ए से है। 72 को देख लेते हैं, बायलेटरल मोनोपोली। मोनोपोली क्या है? मोनोपोली मार्केट में एक सेलर होता है, ओनली बेचने वाला एक ही होता है, लेकिन बायर जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, मैनी बायर्स होते हैं। लेकिन जब बात करें हम बायलेटरल मोनोपोली की, बायलेटरल से मतलब दोनों साइड मोनोपोली हो रही है। दोनों साइड से मतलब सिंपल एक सेलर है और एक ही क्या है, बायर है। एक सेलर है एक बायर है, तो इसको बोलेंगे हम बायलेटरल मोनोपोली। लेकिन अगर सिंगल मोनोपोली है तो वो उसमें क्या होगा, सेलर एक होगा, बायर बहुत सारे हो सकते हैं। तो सिंगल सेलर एंड सिंगल बायर ये होगा किसमें, बायलेटरल मोनोपोली में। सिंगल सेलर है, 2 बायर तो नहीं हो सकते, लेकिन इसके मैनी बायर हैं तो ये हो जाता मोनोपोली में। ये कभी कोई कंडीशन होती नहीं किसी मार्केट में, ये भी कंडीशन किसी भी मार्केट में नहीं होती। 2 बायर की तो किसी भी कंडीशन किसी मार्केट में नहीं होती। सिंगल सेलर सिंगल बायर होता है, वो बायलेटरल मोनोपोली में होता है। लेकिन अगर सिंगल सेलर मैनी बायर हो तो वो हो जाएगा मोनोपोली मार्केट में। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 73 है, इफ द प्लॉटेड पॉइंट लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस ऑफ ए स्कैटर डायग्राम इट शोज। देखो कोरिलेशन में हमने आर देखा था कि उसकी लिमिट क्या थी, +1, और लोएस्ट लिमिट क्या थी, -1। आर अगर -1 होगा तो ये नेगेटिव कोरिलेशन होगा, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। लेकिन अगर आर इक्वल टू +1 होगा तो ये होगा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। इसके साथ यहाँ पर बात करें कि अगर आर इक्वल टू 0 होगा तो इट मीन्स क्या होगा कि नो कोरिलेशन या फिर एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन हो जाएगा। कर्वलीनियर कोरिलेशन से मतलब ये है कि अगर इसके बीच में कोई आर की वैल्यू आ रही है तो वो कर्वलीनियर में चला जाएगा। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि इफ द प्लॉटेड पॉइंट लाई ऑन ए, अब देखो पहली बात तो अगर आपको ये पता लग गया कि आर इक्वल टू +1 एंड -1 ये किस थीटा पर आ रहे हैं, किस एंगल पर आ रहे हैं, और आर इक्वल टू 0 जो है वो किस एंगल पर आ रहा है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसके लिए फॉर्मूला होता है प्रॉपरली tan थीटा इक्वल टू 1 - के आर स्क्वायर अपॉन में आर, और साथ में यहाँ पर सिग्मा की टर्म होती है सिग्मा x सिग्मा y अपॉन में वेरिएंस ऑफ x प्लस की वेरिएंस ऑफ y। इसको आप ये भी लिख सकते हो सिग्मा x स्क्वायर प्लस के सिग्मा y स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो आर इक्वल टू मैं अगर +1 या -1 रखूँगा तो ये 1 हो जाएगा, 1 - की 1 0, और tan थीटा 0 कब होता है, 0 थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर। क्लियर? आर इक्वल टू +- की 1 रखने पर ये कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और tan थीटा 0 कब आता है, जब थीटा इक्वल टू 0 होता है। लेकिन अगर मैं आर इक्वल टू 0 रखूँगा, यहाँ मैं 0 रखा, ये तो 0 हो ही गया, 1 - की 0 यानी कि 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये कंप्लीट टर्म इन्फिनिटी कब आएगी, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। अब देखो इसमें ये क्या है, थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0 इट मीन्स ये है अनकोरिलेटेड, और ये कैसा है, ये परफेक्ट कोरिलेशन, और ये कैसा है, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोनों इसमें ऑप्शन हो नहीं सकते, ए और बी। अब इसमें 2 ऑप्शन बची, एक तो कर्वलीनियर कोरिलेशन, एक है एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। इसने बोला है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, यानी यहाँ पर अगर आप एक तो ये डायग्राम बनाते हो जिसमें स्कैटर पॉइंट इस तरह से कुछ प्लॉटेड होते हैं, तो इसको हम बोलेंगे आर इक्वल टू +1 या फिर परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ये अप साइड जा रहा है, वो भी किस में, पॉजिटिव डायरेक्शन में। लेकिन अगर कुछ इस तरह से प्लॉटिंग होती है तो इसको हम बोलते हैं आर इक्वल टू -1, जिसमें जो ये पॉइंट हैं ये किस में, ये स्ट्रेट लाइन जो कि डाउन साइड जा रही है उसके साथ अलॉन्ग में जो है प्लॉट होते हैं, तो इसको हम बोलेंगे आर इक्वल टू -1। लेकिन इसने बोला है कि ये किस तरह से प्लॉट हो रहे हैं, सीधी स्ट्रेट लाइन में उसके अलॉन्ग प्लॉट हो रहे हैं, पैरेलली एक्स एक्सिस के पैरेलल प्लॉट हो रहे हैं। तो इस तरह की कोरिलेशन में आर इक्वल टू क्या हो जाता है, 0। और आर इक्वल टू 0 कब आता है, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है। यानी कि ये या तो अनकोरिलेटेड होगा या फिर जो क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और इस केस में क्या होगा, या तो ये कॉन्साइड करेगा या फिर ये ओवरलैप कर जाएगा।
तो आपसे पूछा है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो इस कंडीशन में आर इक्वल टू 0, या फिर क्या बोल सकते हो एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, या फिर इसमें दूसरा ऑप्शन भी दिया होता कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर, तो आप उसको भी आंसर कर सकते थे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो मैंने यहाँ पर समझाई है आपको, ये आपसे एग्जाम में किसी न किसी वे में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 74 है कि इन ए टाइम सीरीज रिग्रेशन इक्वेशन, यानी ये काल श्रेणी में प्रतिगमन समीकरण में क्या होता है, इनमें से y इक्वल टू ए प्लस की बी एक्स है, यहाँ पर a पूछ रहा है, ये क्या है, ये बिल्कुल सेम इक्वेशन जो है y इक्वल टू एम एक्स प्लस के c जैसी होती है। और यहाँ इसको अगर हम समझें तो ये क्या है x एक्सिस, ये क्या है y एक्सिस। अगर मैं इस लाइन को कुछ इस तरह से बना रहा हूँ तो यहाँ पर ये जो इंटरसेप्ट है ये हो जाएगा c, और ये जो टेंजेंट है यानी कि ये झुकाव है ये थीटा, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m। तो m यहाँ पर होता है स्लोप, m स्लोप होगा जो कि कौन है b यहाँ पर स्लोप हो जाएगा। इसके साथ a जो है वो क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट हो जाएगा। अब किसका, x का या y का। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये y इक्वेशन आप फाइनली सॉल्व कर रहे हो, तो इंटरसेप्ट किसके लिए निकल के आ रहा है, ये कंप्लीटली y के लिए निकल के आ रहा है। यहाँ पर देखोगे आपने ये इक्वेशन लिखी y इक्वल टू एम एक्स प्लस के सी, ये जो c था ये इंटरसेप्ट किस पर था, y एक्सिस पर था, तो इसको हम बोलेंगे y का अवरोधन या फिर y का इंटरसेप्ट। लेकिन अगर ये इक्वेशन कुछ इस तरह से होती प्रतिगमन की कि x इक्वल टू ए प्लस के बी वाई, ये होती, यानी कि इसका मतलब ये है x इक्वल टू एम वाई प्लस के सी। अगर आप इसको प्लॉट करते तो यहाँ पर x आ जाता, यहाँ पर आ जाता y, या फिर आप यहाँ पर y लेते यहाँ पर x लेते, तो ये जस्ट उल्टा हो जाता। उल्टा हो जाने पर क्या होता कि आपको ये डायग्राम कुछ इस तरह से हो जाता, ये जैसे इस तरह से हो जाता। तो अब यहाँ पर जो आपको इंटरसेप्ट दिख रहा है वो किस एक्सिस पर है, x पर है, तो ये हो जाता x का इंटरसेप्ट। अगर इक्वेशन प्रतिगमन की या रिग्रेशन की ये होती तो उस कंडीशन में इंटरसेप्ट वो किसका होता, x का होता। ये चीज़ समझ में आ गई आपको कि भाई अगर y की इक्वेशन है तो इंटरसेप्ट किसका होगा, y का होगा। कैसे, जब आप इक्वेशन को बनाते हो, लाइन को प्लॉट करते हो, तो कुछ इस तरह से प्लॉट होती है y इक्वल टू ए प्लस की बी एक्स की। यहाँ पर ये जो इंटरसेप्ट है ये हो जाएगा a, और इसका स्लोप कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा b। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 है, ये कह रहा है कि एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड एक्स हुज डिमांड इज इन इलास्टिक द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर्स ऑफ गुड एक्स विल। अब देखो इसमें देखते हैं इन इलास्टिक वाली कंडीशन में इसने ये नहीं बताया कहीं पर भी कि ये परफेक्ट इन इलास्टिक है या फिर रिलेटिव इन इलास्टिक है। आपको दोनों कंडीशन लेकर चलनी है, जो भी कंडीशन फुलफिल हो रहा है आपका क्वेश्चन वो आपको कर देना है। मैंने अच्छे से वीडियो में समझा रखा है कि जितने भी टाइप होते हैं इलास्टिसिटी के वो क्या क्या हैं और किस तरह से आप उसको समझ सकते हो। अब देखो यहाँ पर मैं दोबारा बता देता हूँ परफेक्ट इन इलास्टिक क्या है। परफेक्ट इन इलास्टिक में ये होगा कि प्राइस इनफाइनाइट टाइम तक बढ़ती है। इनफाइनाइट टाइम का मतलब ये है कि 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना। पहले 10 रुपये की प्राइस थी, अचानक से 1 करोड़ रुपए की हो गई, वही सेम प्रोडक्ट 1 करोड़ का हो गया। तो इनफाइनाइट परसेंट इसमें चेंज आ रहा है, बट जो डिमांड है उसमें इतना चेंज नहीं आता। यानी डिमांड तो गिरेगी बट 0% डिमांड गिरेगी। यानी हो सकता है पहले यहाँ 100 लोग खरीद रहे थे, अब वहाँ पर हो सकता है 99 खरीदेंगे। तो ये कंडीशन का पॉसिबल है कि जो पहले चीज़ 100 रुपये की थी अब अचानक से 1 करोड़ की हो गई, तो खरीदने वाले जो है एक ही कम हुआ नहीं। तो ये कंडीशन फिजिबल नहीं है, ये इमेजनरी कंडीशन से आपको मैंने दोबारा बता दिया, तो अच्छे से याद रख लेना। अब इसमें ये बोल रहा है कि भाई किसी मांग बेलोचदार है, यानी कि परफेक्ट इलास्टिक वाली कंडीशन को मानते हैं तो हम अगर डिमांड को, ये क्या कर रहा है, प्राइस को हम इंक्रीज करते हैं तो उस कंडीशन में डिमांड पर क्या होगा, इस कंडीशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, डिमांड पर कोई फर्क नहीं है। ये कह रहा है कि लेकिन एक्सपेंडिचर जो है कंज्यूमर का क्या होगा। अब आप यहाँ पर देख रहे हो 10 रुपये 100 लोग खरीद रहे थे, कितने का हो गया, 1000 का पड़ा। लेकिन 99 लोग 1 करोड़ रुपए में ईच खरीद रहे हैं, तो ये 99 करोड़ का हो गया। तो कंज्यूमर का जो एक्सपेंडिचर है वो क्या हो गया, बढ़ गया। ये हमने किस में देख लिया, परफेक्ट इलास्टिक में। अब रिलेटिव इलास्टिक देखो, रिलेटिव इलास्टिक क्या है, ये जो परसेंटेज चेंज है प्राइस में वो ज़्यादा होता है डिमांड के परसेंटेज चेंज से। यानी परसेंटेज चेंज प्राइस में अगर 100% बढ़ रहा है तो डिमांड में 100% घटेगा नहीं, 50% 75% ही घटेगा। तो यहाँ पर इस कंडीशन में भी क्या होगा, जैसे कि माना कि 100 रुपये की कोई प्राइस है, पहले किसी प्रोडक्ट की 100 रुपये प्राइस रही और बाद में उसको 1000 का कर दिया गया, और पहले जो प्रोडक्ट खरीदने वाले लोग थे वो मात्र पहले 100 थे, 100 ही मान लो, और बाद में खरीदने वाले कितने लोग रह गए, 75 लोग रह गए। यानी हमने 25% का यहाँ पर जो है डिक्रीज़ किया इसको सीधा सीधा कितना 25% डिक्रीज़ किया, और यहाँ पर कितना परसेंट बढ़ाया हमने, इसको 10 टाइम्स बढ़ाया, यानी कि 1000%, 100% कितना हो जाएगा ये
900% हमने इंक्रीज़ किया है इसमें। अब देखो ये ज़्यादा हो गया, सिंपल सी बात है, रिलेटिव इलास्टिक वाली कंडीशन फॉलो हो रही है कि जब परसेंटेज चेंज डिमांड के चेंज से ज़्यादा हो जाए। अब इसमें देखो कितना एक्सपेंडिचर आ रहा है, यहाँ पर खर्च हो रहे हैं 10,000 रुपये जो है कंज्यूमर के, यहाँ पर कितने खर्च हो रहे हैं 75,000 रुपीज़ खर्च हो रहे हैं, यानी 75,000 लोग ले रहे हैं। और प्राइस क्या थी 1,000, अब नई प्राइस हो गई है, पहले ये कंज्यूमर का नंबर ऑफ कंज्यूमर है 75 एंड 100, और पहले प्राइस क्या थी 100 रुपीज़ थी, जो बढ़कर कितनी हो गई 1,000 हो गई। तो सिंपल सी बात है, जब हम रिलेटिव इलास्टिक कंडीशन को देख रहे हैं, उस कंडीशन में कंज्यूमर की इनकम पर कंज्यूमर का जो एक्सपेंडिचर है उस पर क्या फ़र्क पड़ रहा है कि वो बढ़ रहा है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको प्रॉपरली। और साथ में आप जितनी भी टाइप्स हैं इलास्टिसिटी के वो अच्छे से देख लेना वीडियो में, मैं अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ, बिना देखे मत जाना। सारी वीडियोस बहुत अच्छे से आपको परफेक्टली समझाए हुए हैं हर टॉपिक को, और जितना जल्दी हो सकता है आप कोर्स को परचेज़ कर लेना, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम से 10 दिन पहले परचेज़ करते हो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, ASO वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो भी आप उस कोर्स को परचेज़ कर सकते हो। ओके, थैंक यू, गुड लक। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में मैं रिमेन क्वेश्चन जो 25 का सेट है मैं वो भी कवर करा दूंगा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ।